वेलकम दोस्तों। आज हम नया चैप्टर लेके आ रहे हैं अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर के सभी विषयों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, अल्टरनेटर के नाम से हमें ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता होगा और हमें आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त करने के लिए ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे कि आपका डायनेमो है, उसके बाद ये आपका डीसी जनरेटर हो गया, उसके बाद आपका हो गया अल्टरनेटर हो गया। तो इनमें से हमने डायनेमो के बारे में पढ़ चुका है, डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ चुका है, और वैसे ही हम पढ़ेंगे अल्टरनेटर के बारे में। तो अल्टरनेटर बेसिकली क्या करता है? ये इसमें हमें एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होगी। कौन सी होगी? एसी नेचर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होगी। और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करेंगे किससे? अल्टरनेटर से। तो इसको हमें स्टार्टिंग में ऐसी कौन सी चीज़ हमें अप्लाई करना पड़ेगा या देना पड़ेगा जिसके कारण ये हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देगा? तो इसको हम स्टार्टिंग में क्या देंगे दोस्तों? सबसे पहले स्टार्टिंग में देंगे हम मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होगा। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा, ऐसा कोई रोटेटिंग पार्ट होगा जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, इनपुट के रूप में। तो आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से इसका जो बेसिक थीसिस है, अर्थात जो मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने वाली मशीन अल्टरनेटर या एसी जनित्र कहलाती है। तो बेसिकली हिंदी वर्ड में इसे जनित्र कहा जाता है। जनित्र का मतलब ही होता है विद्युत उत्पन्न करने वाला। जो विद्युत उत्पन्न करके दे वही जनित्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अल्टरनेटर बेसिकली फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने का कारण यही है कि इसमें, जैसे कि हमने डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, डीसी जनरेटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था, वही उसका सिद्धांत जो है, यही सिद्धांत आपका जनित्र का भी होगा, अर्थात अल्टरनेटर का भी होगा दोस्तों। तो अल्टरनेटर में भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत काम करेगा और इसमें भी सेम प्रोसेस होगी, अर्थात किसी कंडक्टर या चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में सापेक्ष गति करवाएंगे। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसे रखने पर क्या होता है? वो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है उसमें। और जब चुंबकीय बल रेखाएं को काटती है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होता है। तो उस चालक में क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होगा, मतलब कि विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये जो सेम प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपका डीसी जनरेटर में भी हो रही थी, अल्टरनेटर में भी हो रही थी। और वही जो है, इसका जो सिद्धांत है, ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो दोस्तों, इस डायग्राम में हम देखेंगे, इस डायग्राम में जो मैकेनिकल एनर्जी से दिया हमने और आउटपुट के रूप में हमें मिला इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी क्रिया होती होंगी जिसकी वजह से हमें इसे मैकेनिकल एनर्जी देने पर यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्राप्त करता है? तो ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अर्थात फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यह कार्य करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही क्रिया होती है। दोस्तों, इस डायग्राम में देखेंगे हम, ये अंदर जो ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ये एन और एस दो पोल हो गए, अर्थात ये हो गए आपके मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है। अब परमानेंट मैग्नेट में, इन मैग्नेट के बीच में किसी कंडक्टर को हम घुमा रहे हैं। तो क्या होगा? जब किसी कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो ये क्या करेगा? चुंबकीय फ्लक्स को काटने लगेगा। तो जब चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? इस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होगी। और इसी ईएमएफ को आप, ये कार्बन ब्रश जो है, इस कार्बन ब्रश के माध्यम से आपने बाहर निकाल लेंगे। ये स्लिप रिंग लगी हुई है और ये कार्बन ब्रश से क्या निकल जाएगा? ये आउटपुट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या दिए? हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इस जो कॉइल है, इस कंडक्टर को क्या करेंगे? हम रोटेट करेंगे। तो रोटेट करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या किया? इसको घुमाया। तो घुमाने पर क्या होगा? ये चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा और ये चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा, तो इसमें क्या हो जाएगी? ईएमएफ उत्पन्न होगी। यही बेसिक फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है, मतलब कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है। तो दोस्तों, इसी सिद्धांत पर ही डीसी जनरेटर या अल्टरनेटर ये कार्य करते हैं। अल्टरनेटर का भी जो कार्य है, ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अर्थात कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है, ठीक है। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है दोस्तों। तो ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसमें बेसिक हमने क्या देखा? ये एन और एस जो पोल है,
अर्थात ये दोनों चुंबक हो गए। इस चुंबक के बीच में यहाँ पर हमने एक कंडक्टर रखा है और इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मतलब कि घुमा रहे हैं, वो भी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच में दोस्तों कंडक्टर को घुमाएंगे तो ऐसी कोई अदृश्य यहाँ पर चीज़ें हैं जो हमें दिखते नहीं, और वो है चुंबकीय बल रेखाएं। और ये चुंबकीय बल रेखाएं हमें दिखती नहीं लेकिन कार्य जरूर करती है। तो चुंबकीय बल रेखा न दिखने के बाद भी कार्य करती, तो वही है इन कंडक्टर में क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं को काटने की क्रिया होती है, जिसके कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा इस कंडक्टर में, और उसी ईएमएफ को हम आउटपुट के रूप में कार्बन ब्रशेस के माध्यम से, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस डायग्राम से हम इसे समझ सकते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। अब यदि हमें आउटपुट के रूप में हमें डीसी प्राप्त करना है, तो आउटपुट के रूप में यदि डीसी प्राप्त करना है तो हमें किसको लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ कम्यूटेटर को लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आउटपुट हमें क्या लेना है, डीसी लेना है आउटपुट के रूप में, तो हम कम्यूटेटर का यूज़ करेंगे। लेकिन आउटपुट के रूप में हमें एसी प्राप्त करना है तो हम किसका लगाएंगे, यहाँ पर स्लिप रिंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, स्लिप रिंग का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली जितने भी अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर में क्या लगा होगा, स्लिप रिंग लगा होगा। क्या लगा होगा, स्लिप रिंग। तो ये दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो सेम है, थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें। हमने डीसी जनरेटर पढ़ा था, उसमें कम्यूटेटर का यूज़ किया, इसलिए डीसी प्राप्त हुआ। अब हमें एसी हमें प्राप्त करना है अल्टरनेटर से, तो हमें स्लिप रिंग लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी संरचना लगभग क्या है, डीसी जनरेटर के समान ही होती है, लेकिन इसमें जो एसी को प्राप्त करने के लिए हम क्या किसका यूज़ करते हैं, दिक् परिवर्तक के स्थान पर स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं दोस्तों। दोस्तों इस डायग्राम में देखेंगे हम अल्टरनेटर, और ये जो अल्टरनेटर है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका रोटर पार्ट है दोस्तों। ठीक है, ये बाहर वाला जो फ्रेम है, ये फ्रेम है कास्ट आयरन का बना हुआ स्टेटर पार्ट। ये कास्ट आयरन का बना हुआ स्टेटर पार्ट है। ठीक है, ये जो बीच में डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या कहलाती है दोस्तों, ये है लेमिनेटेड कोर, मतलब सिलिकॉन स्टील की बनी हुई लेमिनेटेड कोर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जैसे ही हम इनपुट सप्लाई देंगे, इसका बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। सबसे पहले तो हम इनपुट सप्लाई देंगे तो हम सबसे पहले देंगे स्टेटर पार्ट को। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इनपुट सप्लाई देंगे तो ये आर, ये वाई और बी, ये 3 फेज कनेक्शन आपने दे दिए, 3 फेज इनपुट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अल्टरनेटर को। तो आपने यहाँ से जैसे ही आप इसको 3 फेज कनेक्शन देंगे, या फिर इसका ये जो 3 फेस आर वाई भी जो लिखा हुआ है, ये 3 फेस आउटपुट के रूप में है प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अंदर वाला ये रोटर पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डीसी एक्साइटेशन देंगे, फील्ड को डीसी एक्साइटेशन देंगे, इसे वीडीसी लिखते हैं। तो डीसी एक्साइटेशन जो देंगे हम, वो 125 वोल्ट से 600 वोल्ट तक होगा। ठीक है दोस्तों, डीसी एक्साइटेशन देने के लिए ये जो है डायग्राम में दिख रहा है, ये दोनों स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग इसमें 2 ही लगे होंगे। अल्टरनेटर में स्लिप रिंग कितने लगे होंगे, सिर्फ 2 स्लिप रिंग लगे होंगे, ये हमें ध्यान देना है। और ये जो पार्ट है ये सीधे है प्राइम मूवर, अर्थात हम क्या करेंगे, रोटर को घुमाने के लिए यहीं से प्राइम मूवर से ही मैकेनिकल एनर्जी देंगे हम। कौन सी एनर्जी देंगे, मैकेनिकल एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तभी ये जो प्राइम मूवर की सहायता से हम रोटर को घुमा पाएंगे। ठीक है, तो डीसी को इसमें एक्साइटेशन देने के लिए, मतलब एक्साइटेड करने के लिए हम क्या करेंगे अलग से, क्योंकि अल्टरनेटर अपने आप स्टार्ट होता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, डीसी एक्साइटेशन देंगे, और ये 125 वोल्ट से 600 वोल्ट तक होगा दोस्तों। ठीक है, ये होगी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, ये 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग होती है, और ये स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो ये रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर की। तो इसमें फील्ड रोटेट होगा, आर्मेचर रोटेट नहीं होगा। तो फील्ड रोटेट वाला जो अल्टरनेटर है, क्योंकि 2 प्रकार के होता है, एक आर्मेचर रोटेट अल्टरनेटर होता है और दूसरा फील्ड रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर होता है। तो इसमें जो है आपका फील्ड वाइंडिंग किसमें लगी रहेगी, ये स्टेटर पार्ट में लगी रहेगी, और इसमें बीच में जो रोटर पार्ट है, इस रोटर पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे घुमाना पड़ेगा। और इसे घुमाने के लिए हम बेसिकली इसमें जो फील्ड पोल लगा हुआ है, देखो रोटर में एन और एस 2 इसमें वाइंडिंग लपेटी हुई है, और ये कहलाता है फील्ड पोल। ठीक है, स्टेटर में हमने 3 फेस आर्मेचर वाइंडिंग कर दिया है, और इसमें स्टेटर में जो स्टेटर पार्ट है ये स्थिर रहता है।
ठीक है। और इसमें जो कॉइल लपेटी गई है ये फील्ड कॉइल है, और फील्ड कॉइल को ही घुमाया जाता है। हम क्या करेंगे, इस फील्ड कॉइल को ही घुमाएंगे। रोटर में फील्ड वाइंडिंग की जाती है, हमेशा याद रखिएगा, अल्टरनेटर में रोटर में फील्ड वाइंडिंग की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्लिप रिंग लगी है, इसी स्लिप रिंग से हम यहाँ पर कार्बन ब्रश के माध्यम से इसका कनेक्शन कर दिए। तो जैसे ही हमको रोटेट करना है, हमें एक्साइटेड डीसी एक्साइटेशन देना है, तो किसको देंगे हम, इस कार्बन ब्रश के माध्यम से इस स्लिप रिंग को देंगे हम। यहाँ से ये डीसी सप्लाई से जुड़ा होगा, अर्थात एक्साइटर कहाँ से कनेक्ट होगा, ये आपका स्लिप रिंग से कनेक्ट होगा। तो इसमें जो है हाई वोल्टेज लो करंट, अर्थात कि इसमें स्टार वाइंडिंग की जाती है, स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग। तो जब भी स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग की जाए तो इसमें स्टार कनेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपकी करंट हाई वोल्टेज प्राप्त होगा आपको, हाई वोल्टेज और लो करंट की करंट की रेटिंग क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। अर्थात हाई करंट प्राप्त करना है तो आपको करना पड़ेगा, स्टार वाइंडिंग कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। और फील्ड क्या होगी इसकी, रोटेटिंग फील्ड होगी। इसकी जो फील्ड है ये क्या है, रोटेटिंग फील्ड है, रोटेटिंग फील्ड। और इसमें जो वर्क करता है ये है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। और ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वर्क करता है। और इंडिया में जो जनरेटर डिज़ाइन किए जाते हैं, तो ये जो जनरेटर है ये डिज़ाइन किए जाते हैं इंडिया में, बेसिकली ये 11 केवी और 50 हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं दोस्तों, ये हमें याद रखना है। इसका जो एक्साइटेशन वोल्टेज होता है, एक्साइटेशन वोल्टेज, ये एक्साइटेशन वोल्टेज कितना होता है दोस्तों, मैंने बताया आपको 125 वोल्ट से 600 वोल्ट तक होता है एक्साइटेशन वोल्टेज। ये बहुत बार पूछा भी गया एक्साइटेशन वोल्टेज कितना होता है, तो ये 125 वोल्ट से 600 वोल्ट तक एक्साइटेशन वोल्टेज होता है। और एक्साइटेशन की जो पावर है वो अल्टरनेटर के रेटिंग का 0.5% से 1% होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है हमें, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्साइटेशन की जो पावर है वो अल्टरनेटर के रेटिंग का कितना 0.5 to 1% होती है। फिर इसमें क्या है, यदि मैक्सिमम रेटिंग अल्टरनेटर की कितनी होती है, यदि किसी भी अल्टरनेटर को आप देखेंगे तो उसकी मैक्सिमम रेटिंग आपको मिलेगी, तो ये 500 मेगावाट मिलेगी। कितने मिलेगी आपको, 500 मेगावाट मिलेगी दोस्तों। अर्थात 500 मेगावाट का है, ये कहाँ यूज़ होगा, थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट में जो जनरेटर या अल्टरनेटर यूज़ किया जाएगा ये 500 मेगावाट तक का होगा। ठीक है। और 165 मेगावाट तक का जो जनरेटर है ये यूज़ होगा आपका हाइडल पावर प्लांट में। हाइडल मतलब कि जल विद्युत केंद्र में, हाइडल पावर प्लांट में यूज़ होगा दोस्तों। तो जितने भी आपको मिलेंगे हाइडल पावर प्लांट, जैसे बरगी डैम का हो गया आपका, ठीक है, और बहुत जगह जो है डैम है, तो ये जितने भी जल विद्युत गृह होंगे, सिंगाजी ताप विद्युत, और बहुत जगह ताप विद्युत केंद्र है, मध्य प्रदेश में, एमपी में, सीजी में है। ठीक है। तो जहाँ पर भी हाइडल पावर प्लांट होगा अर्थात जल विद्युत केंद्र होंगे, वो 165 मेगावाट इसका मैक्सिमम रेटिंग होता है। मतलब इसकी मैक्सिमम रेटिंग होगी अल्टरनेटर की, उससे ज़्यादा का नहीं बना सकते हम। और 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो इफ़िशियंसी होती है ये 80% लोड पर डिपेंड करती है। 80% इफ़िशियंसी होती है लोड पर। इसमें जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है दोस्तों, तो इसमें आर्मेचर की वाइंडिंग होती है वो स्टेटर में रखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को, जो स्थिर होती है। हम जो आर्मेचर वाइंडिंग रखेंगे ये होगी स्टेटर में कनेक्टेड होगी, मतलब कि स्टेटर में ही वाइंडिंग करेंगे हम आर्मेचर की वाइंडिंग। बेसिकली डीसी जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पार्ट में होता है, अर्थात रोटर में लगी होती है, रोटर में वाइंडिंग करते हैं आर्मेचर की वाइंडिंग जो होती है। लेकिन इसमें जो है ये रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में क्या होता है कि स्टेटर में हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। इसका जो पोल है ये रोटर पर लगाते हैं, क्योंकि ये मेन फील्ड पोल होता है, और ये फील्ड वाइंडिंग पर लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और फील्ड वाइंडिंग को हमेशा डीसी एक्साइटेशन देते हैं। जो फील्ड वाइंडिंग होगी उसे क्या देंगे हम, डीसी एक्साइटेशन देंगे, तभी जनरेटर स्टार्ट होगा आपका, तब वोल्टेज बिल्डअप करेगा। दोस्तों इसमें जो है सिंक्रोनस स्पीड में रोटर रोटेट करता है। तो इसका जो रोटर है ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है।
कौन सी स्पीड पर? सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है ना। तो इसमें क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में रखते हैं। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी ये स्टेटर में रखेंगे, तो यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, वो भी स्टेटर पार्ट में। ये जो है बार कटे हुई है, ये यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है स्टेटर में, और ये स्थिर होती है। तथा पोल को रोटर पर लगाते हैं हमेशा। तो जो पोल है ये रोटर पर लगाएंगे। फील्ड पोल किस पे लगा गया रहेगा? ये रोटर पर लगा रहेगा। और इसमें क्या होता है, पोल को ऊपर से फील्ड वाइंडिंग पर लगाकर क्या करते हैं, उसे डीसी एक्साइटेशन देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम अलग से डीसी सप्लाई देंगे, तब ही ये एक्साइटेड होगा। और जब एक्साइटेड होगा तभी ये वोल्टेज बुल्डअप करेगा। तो इसी एक्साइटेशन की वोल्टेज हमने बताया 125 से 600 वोल्ट। तो 125 से 600 वोल्ट देगा तभी ये एक्साइटेड होगा। और अल्टरनेटर के द्वारा हम 11 केवी की वोल्टेज और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है। और एक अल्टरनेटर की जो मैक्सिमम रेटिंग होती है वो 500 MVA होती है। कितनी होती है? 500 MVA, मेगावोल्ट एम्पियर। तो 500 MVA तक होती है एक अल्टरनेटर की रेटिंग। तो मैक्सिमम जो रेटिंग होती है ये हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसमें आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर और तथा रोटर वाइंडिंग को हमेशा स्टार डेल्टा टाइप में की जाती है। तो जितने भी इसमें आर्मेचर जो वाइंडिंग होगी इसको क्या करेंगे, हम स्थिर रखेंगे। और जो रोटर वाइंडिंग है, इस रोटर वाइंडिंग को क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको स्टार या डेल्टा में करेंगे, मतलब स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। तो स्टार कनेक्शन होगा या डेल्टा कनेक्शन होगा, लेकिन कौन सी? रोटर वाइंडिंग का। चूंकि इसमें क्या है, रोटर घूमता है, ये जो रोटर पार्ट घूमता है इसमें, इसीलिए क्या करेंगे, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर न रखे तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर फेंका जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। तथा रोटर वाइंडिंग स्टार डेल्टा में होती है ताकि ये जो मैकेनिकल प्रेशर बना रहे इसमें और ये अपनी जगह से उखड़े ना, इसलिए इसको स्टार और डेल्टा में किया जाता है। तो ये भी पॉइंट नोट करने वाली बात है, क्योंकि इसमें जो कनेक्शन को सॉलिड टर्मिनल से डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको हम, अर्थात कार्बन ब्रश से स्लीपरिंग का यूज नहीं करते। लेकिन क्या होता है, स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग को हाई वोल्टेज के लिए इंसुलेट करना आसान होता है इसमें, इसीलिए इसमें जो कनेक्शन को सॉलिड टर्मिनल से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अर्थात कार्बन ब्रश और स्लीपरिंग का यूज नहीं करते हैं। तो रोटर वाइंडिंग जो है उसको लो वोल्टेज के लिए इंसुलेट करना बहुत ईजी होता है, इसलिए इसी के एडवांटेज है। आर्मेचर वाइंडिंग की इसमें एडवांटेज है जिसको आप स्थिर रख सकते हैं। तो ये भी चीज़ हमें पता रहना चाहिए दोस्तों। तो बेसिकली जो जनरेटर का जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज बुल्डअप किया जाता है। तो जनरेटिंग वोल्टेज कितने हैं हम ये बताएंगे आपको। जनरेटिंग वोल्टेज, तो जनरेटिंग वोल्टेज कितने हैं, एक तो 33 kV है, 13.2 kV है, 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV और 400 वोल्ट। तो ये इतना जनरेटर को डिज़ाइन किया जाता है, तो इतने जनरेटर को डिज़ाइन किया जाता है इतने वोल्टेज के लिए। तो जनरेटर को जो बेसिकली जनरेटिंग वोल्टेजेस में डिज़ाइन किया गया है वो 33 kV, ठीक है, 13.2 kV, 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV और 400 वोल्ट इसके लिए डिज़ाइन किया गया। तो हम इंडिया में जो यूज़ करते हैं बेसिकली वो 11 kV के लिए जनरेटर बनाते हैं। तो 11 kV के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जितने भी अल्टरनेटर है ये 11 kV के लिए डिज़ाइन किया जाता है। सेकंड देखेंगे अब इसमें हम, सेकंड वाला जो होता है वो रोटेटिंग आर्मेचर वाला होता है, जिसमें रोटेटिंग आर्मेचर मतलब कि आर्मेचर रोटेट करेगा। तो ये सेकंड वाला जो रोटेटिंग आर्मेचर वाला है, इसमें ये अक्सर इसकी जो रेटिंग होती है, ये रेटिंग है आपकी 250 kVA की रेटिंग होती है इसकी। इससे ज़्यादा kV की रेटिंग होती नहीं इसमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि आर्मेचर को कितना रोटेट कर सकते हैं, एक लिमिट होगी आर्मेचर को रोटेट करने की। इसीलिए क्या होता है, ये जो अल्टरनेटर के फील्ड वाइंडिंग को डीसी एक्साइटेशन देने पर पोल पर एन और एस पोल बन जाते हैं जो फ्लक्स जनरेट करता है और पोल को प्राइम मूवर के द्वारा घुमाते हैं। तो इसमें क्या होता है, घुमाने पर ये फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होता है। चूंकि अल्टरनेटर स्थिर रहता है इसलिए अल्टरनेटर में जो फ्लक्स जो है वो वाइंडिंग को काटते हैं, जिससे इसमें ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है इसमें भी वही लागू होता है, और ये आपका रोटेटिंग आर्मेचर जो है अल्टरनेटर है इसमें भी वही लागू होता है।
लेकिन दोनों में समानता यह है कि ये ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन नहीं की जाती, जैसे कि मैंने बताया आपको 500 MVA के लिए डिज़ाइन किया जाता है इसके पहले वाला जो अल्टरनेटर है, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। लेकिन ये रोटेटिंग आर्मेचर वाला जो अल्टरनेटर है, इसको 250 kVA से ज़्यादा रिटाइट हम इसको बना नहीं सकते। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम अल्टरनेटर के भाग, पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर। तो सबसे पहला पार्ट है इसका बॉडी, और ये जो बॉडी है ये मशीन के बाएं भाग को बॉडी या फ्रेम कहते हैं। तो आउटर जो एरिया होगा बॉडी, इसको बॉडी कहा जाता है। जो मशीन को या अल्टरनेटर को ऊपर का ढकने वाला जो फ्रेम है, ये किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है या कास्ट स्टील का बना जाता है, क्योंकि जनरली कास्ट आयरन और कास्ट स्टील ये दोनों को हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम में कभी कास्ट आयरन लिखा होता है, कभी कास्ट स्टील लिखा होता है। तो ये जो बॉडी है जनरली जो मेड की जाती है, यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की। और इसका जो कार्य है, मशीन के सभी पार्ट को हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और साथ में इसको चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान करना भी है। मतलब मैग्नेटिक पाथ भी प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करता है ये। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करने का भी इसका काम है। इसके बाद देखेंगे हम सेकेंड आपका स्टेटर पार्ट। स्टेटर पार्ट जो होता है, इसमें मुख्यतः आर्मेचर कोर लगी होती है। क्या होती है इसमें? ये स्टेटर पार्ट होगा, स्टेटर पार्ट, और इसमें क्या हो जाएगी? आर्मेचर कोर लगी होगी। और ये क्या करती है? ईडी करंट लॉस को कम करती है। तो इसमें स्टेटर पार्ट में एक तो ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और सेकंड है आपका हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। ये दोनों लॉस को क्या करती है? कम करती है। तो जनरली ईडी करंट लॉस तथा हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए हम क्या करते हैं? आर्मेचर कॉइल को सिलिकॉन स्टील की वार्निश से उसकी पत्तियों को लेपित करते हैं, अर्थात सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड करेंगे, उसको वार्निश चढ़ाएंगे, जिससे ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाएंगे। तो इसमें क्या है? खुले स्लॉट का प्रयोग किए जाते हैं। ओपन स्लॉट होता है, इसमें ओपन स्लॉट का प्रयोग करते हैं, ताकि क्या है? कॉइल खराब होने या जलने के बाद आसानी से परिवर्तित किया जा सके या निकाले जा सके। यदि कॉइल जल जाए तो उसको एक एक को आराम से निकाला जा सके, इसलिए इसमें ओपन स्लॉट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम रोटर पार्ट। दोस्तों रोटर पार्ट देखेंगे तो ये सेलिएंट पोल रोटर है ये। तो ये सेलिएंट पोल रोटर जो होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है। ये इसका जो एक्सेल है, इसका जो एक्सेल है, ये एक्सेल छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, और डाया इसका बड़ा मिलेगा। दोनों में इसमें जो है चेंजेस यही है, डाया इसका बड़ा मिलेगा और एक्सेल इसका छोटा मिलेगा दोस्तों। ये जो है ये फील्ड वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है, और ये हाइड्रो जनरेटर में यूज़ किया जाता है। ये हाइड्रो जनरेटर में यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसे कहते हैं सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, और ये मैक्सिमम जो है 1000 आरपीएम में घूमेगा, 1000 आरपीएम में होगा। तो ये अल्टरनेटर का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाला भाग होता है जो रोटर है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? फील्ड वाइंडिंग की जाती है इसमें। और ये डीसी जनरेटर अर्थात शंट या कंपाउंड में होगा। तो डीसी सप्लाई से ये क्या करेगा? एक्साइटेड होगा, इसी में फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। और सामान्यतः अल्टरनेटर का यही भाग घूमने वाला भाग होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से ये फर्स्ट वाला है दोस्तों, उभरे हुए ध्रुव प्रारूपी रोटर अर्थात सेलिएंट पोल रोटर। तो ये लो स्पीड के लिए, अर्थात स्पीड कम के लिए हमें चाहिए, तो ये हम क्या करना पड़ेगा? हमको सेलिएंट पोल रोटर का यूज़ करना पड़ेगा। और ये डीजल प्राइम मूवर की सहायता से घुमा सकते हैं या हाइड्रो सिस्टम से घुमा सकते हैं। तो ये जो रोटर है, इसमें मैंने बताया आपको, इसका जो एक्सेल होगा ये छोटा होगा और डाया इसका बड़ा होगा। ठीक है, और ये बड़े व्यास के जो व्यास इसका जिसका बड़ा होगा, ये अक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं। और इसमें क्या होगा दोस्तों? 4 से 6 से 40 पोल तक इसमें बनाए जाते हैं, अर्थात ये 6 से 40 पोल तक होंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, पोल कितने इसमें? इसमें पोल 6 से 40 तक बना सकते हैं। 40 पोल्स हो सकते हैं 6 से लेकर 6 पोल से 40 पोल्स तक हो सकते हैं दोस्तों इसमें। और इसमें जो पोल शू है और पोल पिच का कितना भाग होता है ढका जाता है इसमें?
तो पोल शू और पोल पिच का जो भाग होता है ये 2/3 भाग ढका जाता है, इसमें ढक लेता है ये। और इसके जो पोल है ये लेमिनेटेड होते हैं, जिससे क्या इसमें ईडी करंट लॉस कम हो जाए। और इसका प्रयोग जो है डीजल प्राइम मूवर हाइड्रो अल्टरनेटर्स में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सेलिएंट पोल रोटर है, ये सेलिएंट पोल रोटर की खासियत यही होती है। और यह गति करते समय क्या अधिक शोर पैदा करता है, तो इसमें आवाज़ ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब शोर ज़्यादा होगा, तो इसका इसलिए कम यूज़ करते हैं। और ये जो है 125 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर 1000 आरपीएम तक होगा तो यहाँ पर हम सेलिएंट पोल रोटर को यूज़ करेंगे दोस्तों। इसे सेलिएंट पोल को समुन्नत पोल भी बोला जाता है। ठीक है, देखो इसके बाद देखेंगे हम बेलनाकार सिलेंड्रिकल पोल रोटर। सिलेंड्रिकल पोल रोटर में क्या होता है, ये बेलनाकार टाइप का है, इसका जो साइज है आकार बेलनाकार है, इसीलिए इसको सिलेंड्रिकल अर्थात समुन्नत पोल बोलते हैं। समुन्नत असमुन्नत पोल, तो असमुन्नत पोल हो जाता है, ये है इसका शाफ्ट, इसे शाफ्ट कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो है ये एयर गैप के लिए बने होते हैं, एयर गैप के लिए डक्ट बने होते हैं, एयर गैप के लिए होल या डक्ट बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि अंदर अंदर हवा प्रवेश कर सके। और ये जो है इसका जो डाया होता है दोस्तों, इसका जो डाया है ये छोटा होता है। डाया क्या होगा, इसका छोटा होगा। और इसका जो एक्सेल जो है, एक्सिल या लेंथ बोल सकते हैं, ये बड़ा होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा है ये, और इसका डाया छोटा है। तो ये क्या है, उच्च घूर्णन वाले गति वाले अल्टरनेटर में यूज़ किया जाता है। तो जनरल जो है हाई स्पीड जो चाहिए हमें, स्पीड क्या चाहिए, हाई चाहिए, एन अर्थात स्पीड हाई चाहिए, तो वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि इसका व्यास है छोटा और अक्षीय लंबाई बहुत बड़ा है। और इसका प्रयोग जो है स्टीम टरबाइन वाले अल्टरनेटर में करते हैं। यूज़ कहाँ करेंगे दोस्तों इसका, हम इसका यूज़ करेंगे स्टीम टरबाइन में। तो स्टीम टरबाइन वाले अल्टरनेटर जो है उसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है इसकी दोस्तों। और ये दूसरा है टर्बो अल्टरनेटर में, टर्बो अल्टरनेटर में इसका यूज़ करेंगे दोस्तों। तो इसकी जो स्पीड है और इसमें जो शोर है, ये शोर इसके पहले जो समुन्नत पोल अर्थात कि हमने देखा था यहाँ पर कि जो सेलिएंट पोल रोटर है और ये सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, तो सेलिएंट पोल रोटर की अपेक्षा सिलेंड्रिकल पोल रोटर में इसमें शोर क्या हो जाएगा, कम होगा। इसमें शोर क्या होगा, कम होगा। स्पीड भी क्या होगी, इसकी अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ये होगी 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक, 3000 आरपीएम तक यूज़ की जाती है। तो ये हमें याद रहना चाहिए बेसिकली कि कौन से ज़्यादा स्पीड के लिए किसका यूज़ करेंगे और कम स्पीड के लिए हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों। इस डायग्राम से देखेंगे दोस्तों हम, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल पोल और सेलिएंट पोल रोटर जो है, तो ये सिलेंड्रिकल पोल रोटर है, सिलेंड्रिकल पोल रोटर, और यह सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2 स्लिप रिंग होगी, इसमें यूज़ करेंगे 2 स्लिप रिंग। और इसमें जो दोनों के बीच में है एक्साइटेशन वाइंडिंग, ये दोनों है एक्साइटेशन वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग जो है ये एक्साइटेशन वाइंडिंग है दोस्तों। ये रोटर पार्ट है, इसे आर शो करेंगे। ये पोल है, 1 2 3 4 पोल हो गए दोस्तों इसमें। और स्टेटर स्लॉट विथ रोटर फील्ड वाइंडिंग, ये ऊपर वाली स्टेटर स्लॉट विथ फुल रोटर वाइंडिंग है। तो ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला, ये रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग इसमें यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका रोटर पार्ट, और ये हो जाएगा आपका स्टेटर पार्ट। वैसे ही ये हो जाएगा आपका स्टेटर पार्ट स्थिर वाला, और अंदर वाला पार्ट हो जाएगा आपका रोटर पार्ट दोस्तों। बाकी कंस्ट्रक्शन सेम होता है दोनों का। इसके बाद देखेंगे दोस्तों एक्साइटर। और एक्साइटर का अल्टरनेटर में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अल्टरनेटर के रोटर शाफ्ट पर ही 120 वोल्ट से 250 वोल्ट तक का डीसी शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर उत्पन्न
करता है ये। और इसमें 2 स्लिप रिंग और अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को क्या करता है, उत्तेजित होती है इसके माध्यम से। तो डीसी एक्साइटर मैंने आपको बताया 125 या 120 वोल्ट से लेकर 600 वोल्ट तक अप्लाई कर सकते हैं आप। तो एक्साइटर का बहुत बड़ा महत्व है इसमें, क्योंकि अल्टरनेटर के द्वारा ही विद्युत वाहक बल पैदा होगा, क्योंकि अल्टरनेटर से ही एक्साइटेड करेंगे आप पोल को, उससे ही जनरेटर आपका स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अल्टरनेटर के द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हम ये देखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, N इक्वल 120 F/P एक फार्मूला है। ठीक है, स्पीड का फार्मूला है, या फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इक्वल PN या NP/120। तो दोस्तों ये फार्मूला, इस फार्मूले से क्या करेंगे हम, स्पीड भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न पोल निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे दोस्तों। ये फार्मूला है F इक्वल PN/120। ठीक है दोस्तों, तो इसमें F क्या है, विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अल्टरनेटर का क्लासिफिकेशन। तो अल्टरनेटर का जो वर्गीकरण है हम ये देखेंगे कि बेसिकली अल्टरनेटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसका घूमने वाला जो भाग है इसके आधार पर देखेंगे सबसे पहले हम। तो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर जो है, रोटेटिंग आर्मेचर पार्ट घूमने वाला जो अल्टरनेटर है, तो इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग स्थिर रहती है। हम इसमें क्या किए, फील्ड वाइंडिंग को क्या किया हमने, स्थिर रखा। और आर्मेचर वाइंडिंग इसमें क्या हो जाएगा, आपका घूमेगा। तो ये हो जाएगा आपका रोटेटिंग आर्मेचर। तो फील्ड वाइंडिंग को स्थिर रखेंगे और आर्मेचर वाइंडिंग इसमें घुमाया जाएगा, तो ये हो जाएगा रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। इसके बाद सेकंड है दोस्तों, इसमें क्या होता है, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा जो ईएमएफ है ये स्लिप रिंग की सहायता से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इसमें स्लिप रिंग कितने लगते हैं, 2 ही स्लिप रिंग लगते हैं इसमें दोस्तों। कितने लगेंगे स्लिप रिंग, 2 लगेंगे, है ना। इसका प्रयोग कम पावर के लिए, पावर कम के लिए और अल्टरनेटर के रूप में किया जाता है। तो कम पावर वाला जहां हमें चाहिए तो हम किसका यूज़ करेंगे, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर का यूज़ करेंगे। तो जहां ज़्यादा पावर की ज़रूरत है वहां दूसरा यूज़ करेंगे। तो जो सेकंड है आपका रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, तो इसमें जो फील्ड को रोटेट कराना बहुत आसान होता है, क्योंकि आर्मेचर को घुमाने के लिए ज़्यादा पावर की आवश्यकता हो, शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन फील्ड को घुमाने के लिए ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती नहीं। तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाना बहुत आसान होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर है इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे हम, स्थिर रखेंगे और आर्मेचर के मध्य इसको घुमाएंगे। तो रोटेटिंग वाइंडिंग के द्वारा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए केवल 2 स्लिप रिंग का यूज करेंगे और इसके द्वारा डीसी की सहायता से इसको हम घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डीसी एक्साइटर की जरूरत हमें पड़ेगी दोस्तों। तो रोटेटिंग फील्ड के प्रयोग करने का जो लाभ है, क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसमें क्या होता है कि इसके लिए केवल 2 स्लिप रिंग की हमें आवश्यकता होती है। मेन पॉइंट तो ये हो गया, 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, ज़्यादा स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी नहीं। सेकेंड है, स्टेटर में अधिक कंडक्टर स्थापित किए जा सकते हैं। हम स्टेटर में जो है कंडक्टर मतलब वाइंडिंग अधिक स्थापित किए जा सकते हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग टूटने का खतरा भी नहीं रहता इसमें, क्योंकि वो घूमने वाला है नहीं इसमें रोटेटिंग पार्ट। तो आर्मेचर की जो स्लाइडिंग युक्ति नहीं होती इसमें, इसके कारण इसमें स्पार्किंग भी नहीं होगी और मशीन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इसकी क्या होगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी इसमें। और ये रोटर हल्का होने के कारण अधिक गति से घूमेगा, अर्थात स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, वो भी अधिक हो जाएगी, क्योंकि रोटर हल्का हो जाएगा। तो रोटेटिंग फील्ड प्रयोग करने के यही लाभ है दोस्तों। और इसकी जो स्पीड है मैक्सिमम, इसको जो डिज़ाइन किया जाता है ये 500 मेगावाट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, या 500 MVA के लिए डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। इसके बाद है सेकंड, फेस की संख्या के आधार पर। तो फेस की संख्या के आधार पर सिंगल फेस और 3 फेस, 2 फेस होते हैं, ये सिंगल फेस और 3 फेस के आधार पर भी इसको डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो सिंगल फेस जो अल्टरनेटर है इसमें क्या होता है, ये अल्टरनेटर सबसे पहली बात तो सिंगल फेस है तो छोटे आकार का होगा, और इसमें एक तार फेस के रूप में प्रयोग होता है, एक फेस एक न्यूट्रल। ठीक है, ज़्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन होता नहीं, इसमें एक न्यूट्रल और एक फेस के रूप में यूज़ होगा। और यह अल्टरनेटर होगा 650 वोल्ट तक के लिए कार्य करेगा, मतलब 650 वोल्ट तक के लिए इस अल्टरनेटर को सामान्यतः डिज़ाइन कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये सिंगल फेस की बात की जा रही है, सिंगल फेस वाले अल्टरनेटर जो शादी विवाह में अक्सर देखने को मिलते हैं। उसके बाद है आपका पॉलीफेस अल्टरनेटर, जिसे थ्री फेस अल्टरनेटर भी कहा जाता है। तो पॉलीफेस अल्टरनेटर में क्या होता है दोस्तों, इसमें थ्री फेस की वाइंडिंग यूज़ की जाती है, और ये थ्री फेस की वाइंडिंग आपस में 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री बनाता है। मतलब कि ये समझिए आर वाई बी, इनके बीच में आर और वाई के बीच में 120 का एंगल होगा, आर और वाई के बीच में, वाई और बी के बीच में भी 120 का एंगल होगा, और बी और आर के बीच में भी 120 का एंगल होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये थ्री फेस वाइंडिंग जो होती है, इसमें फेस एंगल 120 का होता है।